बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम के बढ़ते इख्तलाफात, इल्ज़ामात, बयानात और फैसले। आज एएनपी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अमीर हैदर खान होती की जानिब से बतौर नायब सदर पीडीएम अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। पीडीएम में हर जमात अपने तई अपना एजेंडा लेकर चल रही है, हम कौमी मफादात पर बात नहीं कर रहे। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि किसी सियासी जमात को यह हक नहीं है कि वो किसी दूसरी सियासी जमात को शो कॉज नोटिस जारी करे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल यह आया कि एएनपी के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था जो वो अवेल कर सकते। यही एक ऑप्शन पीडीएम की दीगर जमातों ने उनके लिए छोड़ा था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से यह मौकिफ सामने आया कि एएनपी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो ऐसे बयानात से अब एएनपी मुस्तकबिल में लाहे-अमल क्या इख्तियार करेगी, इसी बारे में बात करने के लिए एएनपी के सीनियर रहनुमा शाही साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाही सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाही सैयद साहब, ऐसे वक्त में कि जब शोकॉज नोटिस जारी हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उसका जवाब देने का फैसला किया गया, भले वो सख्त अल्फाज में किया गया, तो आप भी एक बार फैसला ये कर लेते कि हम पहले जवाब देते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि उजलत में ये फैसला कर लिया गया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने और सुनने वाले को सलाम देता हूँ। देखो, ये पीडीएम बना किस लिए था, इसका मोटिव जो इसके 20 नुकाते या 26 नुकाते, उसके मकासद क्या थे। वो एक डिक्टेटर के खिलाफ या जो सेलेक्टर है या सेलेक्ट किए हुए लोगों के खिलाफ और फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना और पार्लियामेंट को भाला करना, इदारों को अपना अपना रोल अदा करना। आज से 70 साल में 75 साल में जो भी हुआ है, आज हम अपने इदारों में बेहतरी रिफॉर्म चाहते, इस पर्पज के लिए ये पीडीएम बना था। अब उस और महंगाई के खिलाफ बना कि महंगाई लोगों की जो परेशान वो परेशानियां। अब अगर हम एक इलेक्शन के जो सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन के लीडर के ऊपर एक मसले के ऊपर शोकाज पार्टियों को दे, फिर एएनपी अपनी 100 साल तारीख रखता है और एएनपी अपनी नजरियात सोचे और सारी पार्टियों की अपनी सोच और जब हमारे इलेक्शन अगर जनरल आएगा तो आने वाले वक्तों में हम एक दूसरे के खिलाफ फिर इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा हमें कोई तुक नहीं बनता, ये उनका राइट नहीं है कि वो हमारे किसी पार्टी को शोकाज दे दे। वो ही तो अपनी पार्टी के अंदर तो शोकाज दे सकता है। हमें अगर शोकाज देगा तो हमारी पार्टी का मरकजी सदर असफंजावली हमें दे सकता है, लेकिन अब अगर हमारे पार्टी को शोकाज दे तो ये हमारी तस्दील के बराबर है। हम इसे अपना तस्वीर समझते, ये तरीका ही नहीं है। इनको चाहिए था कि अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे या कोई ऐसी बात शिकायत थी तो उसके लिए ये चाहिए था कि वो मरकजी कायदीन का जो बड़े का था इजलास बुलाते, उस इजलास में पूछते थे तो हम उसको जवाब दे देते थे। और जब वो आए थे तो भी हमने उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे कि भाई आप अगर आप कहते हो तो हमारे क्योंकि इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले 5 साल तारीखी रिकॉर्ड है और हमारे सूबे को नाम देना, 18वीं तरमीम का करना, कई ऐसी चीजें जो हमारी अचीवमेंट में आती है, वो पीपल्स पार्टी से हमारा पुराना दीनी इत्तेहाद है। अब ये जहाँ पर अपोजिशन की लीडर की बात है तो ये चीज पे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात आपके नाम पे दिए थे। आपका काम था बड़े के नाते कि मौलाना साहब बैठ जाते और उसके ऊपर बात कर लेते कि ठीक है उसका नाम चेंज कर लेते या राजी कर लेते। जब आपने नहीं किया हुआ है तो आपको शोकाज देना और पार्टियों को लेना मैं समझता हूँ कि तस्दील के बराबर है, इसीलिए हमने इस पर एक्शन लिया। शाही साहब, अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का कहना है कि आपने पीठ पे छुरा घोंपा है और उन्होंने कहा जी आपने मौलाना पे इल्ज़ाम लगाकर, मौलाना फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगाकर बहुत बड़ी ज़्यादती की है, इसका खमासा भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना के नाराज़ होने से केपीके की सियासत के अंदर एएनपी को फ़र्क पड़ेगा? हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हमें फर्क पड़ा। हमने अभी दिया कि हमने कौन सा अचीवमेंट किया, हमने कौन सा कोई यहाँ से कुछ ये जब भी ओहदे अगर बांटे भी गए तो इन्होंने आपस में दिए जो भी कुछ चीजें हुई है तो ये तो सिर्फ अपनी बात को मुस्तरद करना दूसरे पार्टियों पे तो मुमकिन नहीं है। हम बराबरी की बुनियाद पे तो इत्तेहाद में चलने को तैयार है, मगर हमारे पर कोई अगर मॉनिटर बन जाए और हमारे को चार्जशीट और नोटिस देगा तो हम अपनी पार्टी के खुद मालिक है और हमारी अपनी नजरियात और अपनी सोच और हमारी पार्टी है। ये किसने किसको किस इख्तियार दिया कि वो हमारे पार्टी को आकर के और शोकाज दे दे, और शोकाज देने के बजाय वो आके हमें सुन लेता और वो जो मरकजी कायदीन है उनसे इजलास बुला देगा, वहां पे कहा। अभी हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि अगर JUI
लड़काना में अगर पीटीआई से आप इत्तेहाद करते हो तो हमें उसके भी शौकात अपने आप को भी दे दो। इसी तरह से अगर आपने पंजाब में सेनेट की भी जो है इत्तेहाद पीटीआई से और काफ लीग से करके और अब आना फौज आ गए सेनेट में, तो हमें उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो शाहिद सैयद साहब, आपकी पुरानी रफाकत भी है उनसे, आप पुराने डसे हुए भी हैं उनके, तो फिर किन बुनियादों पर ये इत्तेहाद बनाया, या फिर अब किन तलखियों पर इससे छोड़ना आपने मुनासिब समझा? बुनियादी चीज हमारा इस वक्त जो नाराजगी है उसका मेन वजह ये है कि ये जो शौकाज वाली बात हुई, इससे पहले ये लोग आए थे और अमीर हैदर खान होती ने इनको बात किया था, बताया था, वो उसका रीजन ग्राउंड बताया था कि भाई जो सेनेट की जो अपोजिशन लीडर की बात है वो बात भी थी, लेकिन आपको तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त दिए थे उस नाम पे, लिहाजा बड़ों का काम ये था वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते तो हम आपको वोट देते। और जाहिर बात है पीपल पार्टी से हमारे दीरीना ताल्लुकात है, आसिफ अली जरदारी साहब हमारे पे एहसानात इस वक्त के कि जब हमारे सूबे को नाम दिया था, तो जाहिर बात है कि वो 18वीं तरमीम जो हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है, इन वजूहात की वजह से हमारे उसके इत्तेहाद था और हमने उसको अपोजिशन के 2 बंदों का वोट दिया हुआ है। लिहाजा अच्छा शाहिद साहब, अब आपको अगर मियां नवाज शरीफ आपको फोन करते हैं, मरियम फोन करती हैं, मरियम साहिबा या मौलाना साहब आके चाहते हैं कि दोबारा इत्तेहाद में आ जाए, तो क्या आप लोग उनकी माजरत मान के दोबारा इत्तेहाद में आ जाएंगे? मेरे ख्याल में कि सियासत में कभी भी कोई दरवाजे बंद नहीं होते, जो सियासत करते हैं वो दरवाजे बंद नहीं करते। अगर वो ये तरीके पे खुद पशमान हो जाए और ये तरीके को गलत समझे, ये तरीका शौकास का नहीं था, ये तरीका मौलाना साहब का था। इससे पहले भी जब भी इत्तेहाद बने हैं, इत्तेहाद नसरुल्लाह साहब आपने मरहूम को याद करे, उनने किस तरीके से पीडीएम को जो इसको चलाया हुआ है। हमारे जो जीडीए बने हुए मुख्तलिफ इत्तेहाद जब भी हुए हैं तो मुल्क में ऐसे होते हैं और मुख्तलिफ पार्टियों में आती है, मुख्तलिफ पार्टियों को चलाने के लिए बुर्दबारी की जरूरत है, तहम्मुल की जरूरत है, कुर्बानियों की जरूरत है। एएनपी ने हमेशा कुर्बानी दी है, हमने हमेशा डिक्टेटर के खिलाफ काम किया हुआ है, हम एक सियासी तारीख रखते, हम नजरियात पे काम करने वाले लोग थे। लेकिन अगर इस तरीके से वो हमारे को मॉनिटर करके और शौकात दे देगा तो मेरे ख्याल में हम बराबर की बुनियाद पर। शाहिद सैयद साहब, खाकान अब्बासी साहब ने आज ये कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने, कि हमने शौकाज नहीं भेजा, हमने तो वजाहत मांगी थी। तो शौकाज क्यों नहीं भेजा? अब इस बात को छोड़ लेना, शौकाज नहीं भेजा, शौकाज ही भेजा। और वजाहत जब वो आए थे तो अमीर हैदर खान होती साहब ने उसको अपने घर में ये सारे बातें बताई थी। उसके बाद उसका यही था कि वो जाके मीटिंग बड़ों का कॉल करते और वहां पे ये बातें करते। अगर इसका मतलब आपका कहना है कि ये एक दफा आपके पास इस मामले के बाद आए और आपने इनको वजाहत दे दी, उन्हें समझा दिया, उसके बावजूद इसका मतलब है किसी के कहने पे ही सब कुछ किया गया? बिल्कुल, ये हम ये चाहते थे पीटीएम को खराब करने वाले, जिस तरह से वो अबू गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि चुरा घोंपा, चुरा हमारे पीठ में नहीं, पीडीएम के पीठ में चुरा घोंपने वाले ये लोग खुद है। आप एक दूसरी पार्टी के जो कि आपका राइट नहीं बनता, हमारे पीडीएम का कोई अहीन नहीं है, कोई अलग मंशूर नहीं है। देखो हमारी पार्टी के एएनपी का अपना मंशूर है, पीपल पार्टी का मंशूर है, मुस्लिम नून का अपना मंशूर है। जेयूआई अपनी पार्टी के अंदर तो शौकात दे सकता है, मगर जेयूआई को या किसी पार्टी को दूसरी पार्टी के अंदर ऐसे कैसे ये इख्तियार दिया कि आप शौकात हमें? अच्छा शाहिद साहब ये बता दें, क्या कोई और पार्टी भी ऐसी है जो इस मामले से नाराज है और पीडीएम को छोड़ सकती है? देखो इस वक्त मौजूद तो 2 पार्टियां जो सामने जो शौकात हमने जो सुना है, पीपल पार्टी को भी है और एएनपी को भी था। हमने अपना फैसला सुना दिया, पीपल पार्टी वाला कल सुना है, परसों सुना है, वो क्या लाए करते हैं, वो भले पीडीएम में जाना चाहे उसकी सोच है। हमारी सोच तो ये है कि हम इस तरीके से अगर बराबरी की बुनियाद नहीं है तो फिर हम पीडीएम में क्या करेंगे? शाहिद सैयद साहब, शेख रशीद साहब का यह कहना है कि एएनपी अगले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, क्या ऐसी कोई सूरत बन सकती है? देखो अगर इस पे देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी एक इत्तेहाद हुआ है, तो वो साबिर शाह हमारा वजीर आला, हमारे मुफ्ती साहब के भी हमारे वजीर आला रह चुके हैं, जेयूआई से भी हमारा इत्तेहाद हो चुका है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से हमने पिछले 5 साल 2008 से 2008 तक हुकूमत में रही है, ऐसा हुआ है। तो नामुमकिनात कुछ भी नहीं है, नामुमकिनात नहीं है। और पीडीएम में अगर साथ में चलना चाहिए था तो बराबरी की बुनियाद पर चलना चाहिए था, किसी एक पार्टी की वहां पे हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया शाहिद, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, एएनपी ने राहें जुदा कर ली तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एएनपी के साथ मिलेगी। तो दूसरी जानिब अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से जिस तरह के बयानात दिए गए और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इख्तलाफात को मजीद हवा दे रही है, तो ऐसे वक्त में पीडीएम का शराजा तो बिखर चुका है। तो मुस्तकबिल में कौन सी दो जमातें हैं जो साथ चलेंगी? अगर दो जमातें साथ चलती हैं तो हुकूमत को कितना टफ टाइम दिया जा सकता है जो 11 जमातें मिलकर ना दे सकें? इसी बारे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाक के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, जिस तरह आपने माजी में ही कह दिया था कि यह गैर फितरी इत्तेहाद है, ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता, तो उसके असल हकायक तो अब खुल के सामने आना शुरू हो गए। अब एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की बजाय क्या मशवरा देंगे ऑपोजिशन को कि किस तरीके की ऑपोजिशन करें, या फिर हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि वो क्या फायदा उठा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, मैंने जो अपना तज़किया किया था, ज़ाहिर है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, एक मदरसे के पढ़े हुए हैं, कुछ दिन गुजारे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन लगता यही था कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज में मौलाना साहब को न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसकी जमात को, उसकी इज़्ज़त को, वक़ार को और साख को जिस अंदाज में बर्बाद किया, वो हमें साफ नज़र आ रहा था। और यही बात हमने आज़ादी मार्च के हवाले से की। लेकिन यहाँ पर जो आपने फरमाया, तो यहाँ पर आप यकीन जानिए कि ये सब कुछ बदकिस्मती से मौलाना फजल रहमान का कंधा नवाज शरीफ साहब ने लंदन में जाने से पहले इस्तेमाल किया, और उस कंधे को इस्तेमाल करते हुए बीमारी का बहाना बनाकर अदनान के उस पुरफरेब अंदाज में जो है वो चले गए। और यहाँ पर भी आपने देखा कि स्टेज पर उनकी बेटी ने भी फिज़िकली तौर पर भी वो कंधा इस्तेमाल किया। तो ये कंधा इस्तेमाल होता रहा, और उसके इस्तेमाल के हवाले से जो मफादात थे उनके भी बारे में हमें जब पता चला तो हमने उस पर भी एहतजाज किया और बात की। और ये पेशेंगोई नहीं थी बल्कि हक़ाइक़ थे, और हम समझ रहे थे कि जिस अंदाज में मौलाना फजल रहमान साहब को आगे रखा गया है और उसमें बाकायदा तौर पर बिरादर यूसुफ को जो है उन्होंने जेल में रखा, यानी जिस तरह कुएं में रखा गया था उस दौर में, तो अडियाला के जेल में थे। और इसी तरीके से, क्योंकि असल हक तो बनता है मुस्लिम लीग नून का, आज अपोजिशन लीडर पे लड़ रहे हैं, तो अपोजिशन लीडर जो है इस तरीके से तो जनाब नवाज शरीफ साहब थे, और उन्हीं को पीडीएम का सरबराह बनने का इस्तेकाक था, है और रहेगा। लेकिन उसमें जो बात की गई थी उसमें कोशिश ये था कि उनकी जो मुफाहिमाना अंदाज है उससे हट कर जो है मौलाना फजल रहमान से वो फैसले किए जाएं। और अभी तो बिल्कुल बात वाज़ेह थी कि लाग मार्च के हवाले से चूँकि इस्तीफ़े के लिए भी मुस्लिम लीग नून वाले तैयार नहीं थे, जिन्होंने गलती से दिए थे स्पीकर को वो भी वापस ले लिए थे। आपने कहा कि ये मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हो गया, तो क्या आज़ादी मार्च के वक्त माल आपका और बंदे हमारे, ये जो नारा था और ये जो फिक्रा था, ये जो मुहावरा था, तो उस वक्त माल जो मिला, जब किसी को माल मिलता है तो फिर उससे हाथ तो नहीं होता, वो तो अपना सौदा खुद करता है। नहीं, फिर वो किसी और के साथ हाथ करता है ना, जिस तरह एएनपी के साथ हाथ कर लिया मौलाना ने, इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किया। अब मौलाना साहब बच्चे भी नहीं है, सबसे ज़ीरक सियासतदान है, वो अगर मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और हाथ कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी जिनके साथ उनके बहुत पुराने रवाबित थे, और उनके साथ अगर वो इस रवैये को अपनाते हैं, और एएनपी जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि मुफ्ती महमूद के साथ नेशनल पार्टी की जो हमारी पुरानी रिफाकत थी और पहली वहाँ जो हुकूमत बनाई गई थी, इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो किसी कीमत पे कर रहे हैं। और हमारी बात इसलिए गलत नहीं थी कि हमने वो बात की है, और हमने डरले से की है, मीडिया में की है, और हमने पार्टी के अंदर की है, शूरा के अंदर की है, और हमने वो सबूत और ये दो जमातें तो छोड़ के चली गई, पीपल्स पार्टी भी समझे छोड़ के चली गई, सूरत हाल तो ऐसी है। अब सुनने में आ रहा है नहीं गई है, यही बात है, नहीं गई है राना साहब, ये जमातें छोड़ के
जमातें छोड़ के नहीं गई हैं, यहाँ पर दो इत्तेहाद वजूद में आ रही हैं, नई सफबंदी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये सारा जो कुछ हो रहा है ये इस तरह लाशूरी तौर पर नहीं हो रहा, बल्कि इसके लिए बाकायदा तौर पर लोग जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार है और उन्होंने फैसले अपने कर लिए हैं। हाफिज साहब, आप जो कह रहे हैं कि नई सफबंदी हो रही है, तो क्या किसी सफ में हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी आपको खड़ी दिखाई देती हैं? बिल्कुल, वक्त आने पर सब खड़ी हो जाएंगी, बल्कि खड़ी हैं। आप अगर किसी को नज़र ना आए तो इस वक्त जो गिलानी साहब अपोजिशन लीडर की नशिस्त पे खड़े हैं वो किसी इत्तेहादी की वजह से नहीं है। क्या संजरानी साहब पिछली दफ़ा और इस दफ़ा जब चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, क्या वो किसी इत्तेहादी की वजह से नहीं है? गफूर हैदरी साहब जो बुरी तरह हार गए, जो आज कह रहे चुरा घोंपा गया है, तो क्या किसी गैर मरी ताकत ने की है? ये सब कुछ सबके सामने हो रहा है। लेकिन अगर कोई जानते बूझते मक्की नहीं गिलता, और यही बात हमने अपनी पार्टी के अंदर मौलाना साहब से गुजारिश की कि आप बैंसों की लड़ाई में इस तरीके से न कूदें और उसका जो नुकसान होगा, और इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जो बर्दाश्त की गई है वो जमीयत उलमा इस्लाम के गरीब कारकुनों ने और हमारी पार्टी ने बर्दाश्त की है। और हमारी पार्टी के जिन सीनियर लोगों ने जिन खदशात का इजहार किया था और जो बात हमने की थी, अब भी वक्त है मौलाना फजल रहमान के लिए कि सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, बोला नहीं है। अब भी अगर वो अपने इन तमाम चीज़ों को छोड़कर और मफादाती सियासत को छोड़कर अपने नज़रियात के हवाले से अपने से सीनियर्स की बात मान ले, मुशवरों को मान ले, और अपने पार्टी के अंदर बैठकर भी वो अगर वो एक ऐसे इंतखाबात करा दे, इंट्रा पार्टी फेयर इंतखाबात करा दे, तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो क़ुव्वत जो थी वो दोबारा ये तो बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब क्या इतने शदीद बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, कि वो कोई बयान भी जारी नहीं कर सकते, या ये बीमारी ये जो 2-3 सदमात हैं उनकी वजह से तो नहीं है? नहीं, आप क्या कहते हैं, कितना कुछ होने के बावजूद भी कोई आदमी कोई हिल सकता है, जुल सकता है, बात कर सकता है। सवाल ये है कि मीडिया से आपका ताल्लुक है, मीडिया में अगर कोई पहुंचेगा तो वो क्या जवाब देगा? इसलिए हमें समझते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से मीडिया के साथ मुंसलिक रहा हूँ। मुझे पता चल जाता है कि जिस दिन मेरे पास मेरी तरकश में तीर नहीं होती तो मैं मीडिया से चुपता हूँ, मेरा मोबाइल बंद रहता है। तो इसी तरीके से वो किसका जवाब देंगे, किस चीज़ का जवाब देंगे? जब लोग एक्सपोज हो जाते हैं, जाहिर है कि एक वक्त होता है, और अगर उस वक्त में अगर वो तमाम चीज़ें अवाम के सामने खुल जाती हैं तो अब वो क्या करेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जिनके हाथों खेल रहे थे, और खाकान अब्बासी साहब ने कल शोकाज नोटिस की बात की, आज कह रही कि हम वजाहत लेते हैं। भाई आप कौन होते हैं किसी और पार्टी से वजाहत लेने वाले? तो ये तमाम बातें जो है वो जिस तरीके से मौलाना साहब उनके हवाले से थे, यानी कठपुतली, यही बता दें कि चुप का रोजा कब टूटेगा? चुप का रोजा टूटेगा कब या खुलेगा कब? मौलाना साहब की चुप, देखिए एक ही वक्त में मौलाना साहब और मरियम चुप हुए हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पता चलता है कि लिंक किन का है और असल मामला क्या है, इससे सब कुछ पता चलता है। और अब मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूंगा, मैं तो इससे नहीं कहता कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में PDM और उसकी किसी तहरीक के हवाले से जो फ़ायदा लेना था नवाज शरीफ ने, वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन मरियम साहिबा इस अंदाज से नहीं पहुंचेंगी। अब जो दूसरा चैनल है वो इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए PDM के चैनल को जिस अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश की गई है, और वो बाकायदा तयशुदा था। जब मैंने, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो अब लॉन्ग मार्च को जब मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ों के साथ नती किया है, ये बाकायदा नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की तरफ से ही हिदायत है, और उसके मुताबिक जब ये होगा और ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे कोई दूसरा चैनल इस्तेमाल करना है, उससे एडवांटेज लेना है, तो आप क्या समझते हैं कि वो एडवांटेज तमाम पार्टी अवेल क्यों नहीं करती? देखिए, नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
हर एक का दर्द अलग है। किसी को गुर्दे का दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी की टांग में दर्द है, किसी की मामलात में फ़र्क है। इसलिए हमें समझते हैं किसी को लंदन जाना है, किसी को कराची में अपने अदालतों के फैसलों को करना है। हर एक का दर्द अलग है। इसलिए आप आँख गुर्दे वाली दवाई आँख में नहीं डाल सकते, आँख वाली कान में नहीं डाल सकते, वरना उल्टा नुकसान होगा। और यही सूरत हाल को बांप गए थे। लेकिन चूंकि एक ऐसा नारा दिया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और जमहूरियत की बहाली के लिए हम निकले हैं, लेकिन अंदर जाकर समझ गए थे कि जमहूरियत की बहाली नहीं है, बल्कि डॉक्टर अदनान फार्मूला को इख्तिताम तक पहुंचाने वाली बात है। लेकिन वो फंस गए थे। अब उनको मौका मिला तो आपने देखा कि उन्होंने हर एक ने अपना हाथ दिखा दिया, साथ रहकर हाथ दिखाया, हाथ दिखाकर साथ रहने की कोशिश की, लेकिन ये बात चल नहीं सकी। साथ रहकर हाथ दिखाया, हाथ दिखाकर साथ रहने की कोशिश की। आपके मुताबिक ये पहले से तयशुदा था, कोई अनहोनी बात नहीं है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन की सियासत किस हद तक नरम होती है या तब्दील हो जाती है। बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम से एएनपी तो अलहदा हो गई और एएनपी ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज करे, कल करे, परसों फैसला करे कि हमने पीडीएम के साथ रहना है या नहीं रहना, ये उनका है। हम बराबरी की बुनियाद पर अगर उनके साथ नहीं चल सके तो हमारा अलहदा होना ही मुनासिब है। तो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किस किस्म का जवाब तैयार किया जा रहा है उस शो कॉज नोटिस का, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा ससी पलीजो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ससी साहिबा, आप क्या समझती हैं आज एएनपी ने जो पीडीएम से अपनी राहें जुदा की हैं, कितना नुकसान हुआ पीडीएम को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी राहें जुदा करने पर क्या मौक़िफ़ रखती है? बहुत शुक्रिया। आज बड़ा ही एक अफसोस का दिन है। एएनपी एक बहुत ही मुतहर्रिक और एक जमहूरियत पसंद जमहूरी एक क़ुव्वत के तौर पर जमायत रही है। बड़ी कुर्बानियाँ हैं। पीडीएम का रंग और उसकी खुशबू इसमें थी कि सारे सूबों से मुख्तलिफ जमायतें उसका हिस्सा बनी, लेकिन हमारे चंद नादान दोस्तों के गलत फैसलों की वजह से आज ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। एएनपी ने जो ऐलान किया है छोड़ने का, मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक चीज़ है। एएनपी की तरफ से नहीं, लेकिन पीडीएम के वो लोग जो उन्होंने मीटिंग के नाम पर एक कट जो कुछ लोगों का जमा किया, रूल्स को वायलेट किया पीडीएम के, और ये शोकास वगैरह, ये बिल्कुल कमर जमा कायरा साहब ने ठीक कहा कि ये रद्दी की टोकरी में होने के बराबर है। इसकी कोई तुक्की नहीं बनती। ये मीनिंगलेस एक चीज़ थी और उनको कोई इख्तियार ही नहीं था कि ख़ासकर जिस पार्टी ने पीडीएम बनाई हो वो होस्ट की हो एपीसी, तो उसमें अपने यानी रिलीफ के लिए, अपने फ़ायदों के लिए मेरे ख़्याल में ये भी मैं नहीं कहना चाहती थी सीरियसली, लेकिन क्योंकि आज मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि एएनपी को इतना बड़ा अहम कदम उठाना पड़ा और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो हमारी जमायतें हैं जेयूएफ के जो है हठधर्मी की वजह से। ससी पलीजो साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, क्या ये सिर्फ दो इसमें शामिल थे या बाकी भी 8 जो जमातें थी पीडीएम में, ये उनकी भी मशावरत थी? देखिए, पीएमएलएन और मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी दुआ है वो जल्दी सेहतियाब हो जाएं। और इनकी इतनी जल्दी क्या थी खाकान अब्बासी साहब को, इतने क्या उनको, यानी मुझे तो हमें समझ ही नहीं आती। पीपल्स पार्टी ज़रूर सीसी का अभी इजलास बुलाएगी और रहनुमाओं से आज भी चेयरमैन साहब की मीटिंग हुई है, हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं, और ज़रूर हम अपना लायामल देंगे। लेकिन आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने इनकी सारी हठधर्मियों के बावजूद कोशिश इम्कान की है और हम करेंगे कि पीडीएम कायम रहे और जज्बाती होकर कोई हम जवाब वो दे जवाब ले जवाब वाली सूरत न हो। लेकिन मरियम साहिबा हमारी बहन है, इज़्ज़त है उनके लिए भी, उनको भी देखना चाहिए था। जो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त अल्फाज जो इस्तेमाल किए बहैसियत पीडीएम के एक रुकन के, मुझे भी वो पसंद बिल्कुल नहीं आए, दूसरों को भी नहीं आए होंगे। पीडीएम एक अहम इत्तेहाद है, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बहुत अहम, जो पीटीआई
कि गैर जमहूरी फैसलों और पॉलिसीज के खिलाफ आइन में रहते हुए सारी जमायतों को हमने साथ लिया पाकिस्तान के इस्तेकाम और बेहतरी के लिए। आप ये देखिए कि ANP आपको हिमायत दिलाने पर, आपकी हिमायत करने पर उस पर सवाल उठाए गए और उसने अलहदगी का फैसला किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या कदम उठाएगी? देखिए, फिर तो चौधरी मंजूर साहब की वो चार्जशीट जो उन्होंने सवाल पूछे पंजाब के हवाले से भी, जो सेनेट में अरेंजमेंट हुआ PMLN का, या फरतुल्लाह बाबर साहब वाली सीट हमारी जीती हुई थी, उसमें जो हुआ, या फिर जो लोग कारकुनान कहते हैं या लीडर्स कहते हैं कि मियाँ साहब को भी यहाँ होना चाहिए, तो फिर किसी को जेल रेल से नहीं डरना चाहिए। फिर वहाँ भी फिर जो सवालात उठते हैं उनका भी जवाब देना चाहिए। शोकास तो फिर उस चीज़ पर भी बढ़ सकता है। अफसोसनाक चीज़ है ये, सच बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हम इतने इस लहजे में बात कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की ख्वाहिश पर चीज़ों को बंद गली की तरफ लेकर जाएं। हमने, हमारी खासकर पार्टी पीपल्स पार्टी ने बड़ा कड़ा वक्त देखा हुआ है, सब्र है उसमें, हौसला है, हमारी लीडरशिप में वो विजन है, विजनरी लीडरशिप है। इस वजह से हम पेटी चीज़ों में आकर कोशिश करेंगे कि, लेकिन ये जो ANP का जाना है ये बड़ी एक, बस मैं क्या बताऊं कि जो होती साहब ने जो बातें रेज की हैं, यानी पीपल्स पार्टी की हिमायत करने पर हद हो गई। यानी ANP का ये वो हक था और वो हमारी हिमायती जमायतें और पीपल्स पार्टी ANP और वैसे भी, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी वो लोग पहले बैठे हैं। दहशतगर्दी की जंग में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। पीपल्स पार्टी के बाद अगर कोई जमायत सबसे आगे बढ़कर उन्होंने पाकिस्तान की उस सारी वार अगेंस्ट टेररिज्म में अपनी जानें दी हैं, तो वो ANP है। और ANP के सवालात उनका एक का भी जवाब दे सकेंगे ये लोग? ये नहीं दे सके। और मौलाना साहब को देखना, आज आज़म ज़ीर तारड़ साहब ने मुलाकात की, आज बड़े लोगों ने मुलाकात की, अलहदा बेंचेस की बात शुरू हो गई है। उन्होंने आज तो बहुत जाके आगे कह दिया है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे और असल अपोजिशन हम हैं। यानी उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अपोजिशन नहीं माना। तो इस सारी सूरत हाल में भी आपको कोई वापसी के इम्कानात नज़र आते हैं? इस सूरत हाल में क्या आपको नज़र आता है कि दोबारा PDM जो है स्टैंड ले सकेगी? देखिए, मैं हतमी कोई चीज़ न कह सकती हूँ, न कहनी चाहिए। आपने देखा कि ये कुछ हफ्ता 10 दिन मैंने कोशिश की कि मीडिया पर भी थोड़ा सा सर्द मीठा रवैया रखकर चीज़ों को वो बंद गली में या सख्त लहजे से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, सियासी फैमिली से ताल्लुक़ है और हमने रेल जेल सब देखे हुए हैं। तो इस अहम इतना इत्तेहाद उसमें जो है उस तरीके से नहीं। और तारड़ साहब होते कौन है? तारड़ साहब के लिए पर्सनली ठीक है, उसमें हम रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन उनको जल्दी क्या है? उन पर किसने काम ये रख दिया है कि जल्दबाजी में ऐसी बातें करें कि चीजें तितर बितर हो जाएं? कौन उनको क्या अचानक इतनी पॉलिटिकल वो एंटिटी बन गए कि वो फैसले भी नादरशाही कर रहे हैं? मेरे ख्याल ये अगर रिपोर्ट इस तरह जो चीजें हुई हैं और उसी तरह हुई हैं, तो मुस्लिम लीग नून को देखना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के लिए इससे ज्यादा बंद गली वाली सूरत हाल क्या होगी, जहां पे अलहदा बेंचेस की डिमांड हो रही है? जो इत्तेहादी थे उन्हीं को सियासी नौमौलूद कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, किस वजह से? कि वोट दिया सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो इसका मतलब ये कि बगावत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और साथ देने पे ANP ने छुरा घोंप दिया। अब इससे ज्यादा बंद गली वाली सूरत हाल और क्या होगी? हमने कोई कसूर तो नहीं किया। पॉलिटिकल और जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो किया। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। अगर नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनको सबसे पहले सपोर्ट ही हमने किया था। और दूसरे हवालों से वो तो होते भी नहीं थे नेशनल असेंबली में, वो सारा तहरीक और मुतहरिक रोल अदाई बिलावल साहब ने किया है। हमारे जो दोस्त साथी PMLN के, वो तो आपको पता है जब चुपशा का रोज़ा रखते थे तो फिर कई महीने लग जाते थे। वो तो सारा पोजीशन का रोल तो हमने अदा किया। बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो PMLN को खुद चाहिए था वो आगे बढ़े। और उसमें जो है वोट हम बराबर, वोट अगर वो जिनको वो बाप का कह रहे हैं पार्टी का न भी होते तो जमायत इस्लामी उनके आप गिनते तो बराबरी होती। तो फिर भी चेयरमैन साहब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी को कहते कि भाई आप अपोजिशन लीडर हो। लेकिन ये जो अलग बेंचेस पे बैठने वाली बात, या ये कहना कि ये लोग जो है ये खुदा न खास्ता डील है या बदल गए हैं या इस तरह, ये तारड़ साहब को कोई राइट नहीं पहुंचता कि किसी एक अहम इत्तेहाद पे दरारें डाले वो। अच्छा रिजो साहबा, ये मामला तो हो गए, आगे चलेंगे, सियासत भी होती रहेगी, सारा कुछ होता रहेगा।
पीडीएम के अंदर और कितनी जमातें, आपकी जमात के लोगों के और भी जमातों से राब्ते शुरू हो चुके हैं, और कितनी ऐसी जमातें हैं जो आपकी खाम ख्याल हैं? देखिए, जो भी जमायतें हैं, बड़ी ही, मैं फिर से ये बात ज़रूर रखूँगी कि जमहूरियत के लिए सबकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और ये मेन स्ट्रीम में उनका होना ही पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, ये अच्छी बात है। जो लोग अक्लमंद हैं ये समझते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि ये कितना अहम है। जबकि हम जोग्राफियाई और दूसरे हवालों से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें इन सबको इकट्ठा रखना, सारी आवाज़ों को यकजा आइन के फ्रेमवर्क में रखना और साथ अहमियत देना, ये बड़ी बात होती है ये। और इसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल और एक विल उसका मुजाहरा किया, और एक रात में PMLN ने जो है, देखिए हर जमायत का अपना अपना राइट है, लेकिन जो बनी थी रेजोल्यूशन 26 पॉइंट्स पर, वो एक डायरेक्शन थी और उसको फॉलो करना, ये सारी, चाहे मेंगल साहब का ग्रुप हो, उनके लिए भी एहतराम है, अचक साहब का ग्रुप हो, और बड़ी उन्होंने, मैं फिर से कहती हूँ, शशि साहिबा, आप कह रही हैं कि मुत्तहिद दोबारा से होने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अवाम की बुनियाद पे होती हैं, शख्सियत की बुनियाद पे तो होती नहीं है। अब 2 हफ्ते पहले कुछ पार्टीज मुत्तहिद थीं और अवाम को ये पैगाम दे रही थीं, हम आपके मसाइल का सद्देबाब करेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए, तो अब अवाम के जहनों में वो पुख्तगी दोबारा से कैसे लाएंगे कि हम आपके मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे ऐसे मसाइल से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से, मुखालफतों से गुजरी हुई जमायत है। बहुत हथकंडों, साजिशों को और गोएबल्स को उसने फेस किया हुआ है, माजी में भी, इसमें भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने सोच विचार के साथ इस तरह का इत्तेहाद बना सकती है, तो इसको ठीक करने की और उसको डायरेक्शन देने की भी वो अहलियत और अहमियत रखती है। वो टैलेंट किसी और पार्टी में उस तरह मुझे नज़र नहीं आता, और ये बड़ी पार्टी है, चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर तक में है, और ऐसी पार्टियों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और इसी वजह से हम जैसे लोग भी, आपने देखा कि उनके साथ रहते हुए खुशी महसूस करते हैं। मोहतरमा ने ही फ़लसफ़ा दिया था और पार्लियामेंट की राह दिखाई थी हमें, और आइन की बात की। आज बड़ा शोर मचा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तरदीद भी आ गई जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, तो क्या जहांगीर तरीन साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, या शैला रज़ा का जो ट्वीट चल रहा था ये जाली ट्वीट था, क्या मामला है? देखिए, हाइपोथेटिकली बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं शेख रशीद नहीं बनना चाहती और न ख्वाहिश को ख़बर बनाना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मफरूज़ों पर, अंदाज़े पर बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मुलाकातें होती रहती हैं। साउथ पंजाब में हमारा एक बहुत बड़ा मैंडेट है, स्टेक है, और लोग हमें पसंद करते हैं, चाहते हैं चेयरमैन बिलावल साहब को, भुट्टो शहीद और मोहतरमा शहीद साहिबा की राह पर चलते हैं, और उसमें अगर लाइक माइंडेड लोग या कोई हमें पसंद करता है, वो साथ बैठना चाहता है या मिलना चाहता है, मुलाकातें होती हैं सियासी, तो उसमें ख़राब बात नहीं है, लेकिन मुझे डिटेल्स पता नहीं है। अच्छा शशि साहिबा, आप क्या समझती हैं कि ये जो जवाब तैयार किया जा रहा है शोकॉज का, ये कब तक जमा करवा दिया जाएगा, और ये जवाब जारहाना होगा या मसालेहाना होगा? देखिए, अभी तो 1-2 मीटिंग्स हुई हैं हमारे सीनियर्स की, पार्टी लीडरशिप के साथ, और उस पर अभी CC की मीटिंग भी होना बाकी है। अगर मुझे कुछ अंदाज़ा और पता भी होगा, तो मैं कबल इस वक्त जो है चीज़ बात करके गैर संजीदा इस चीज़ को नहीं बनाऊंगी। ये हमारे लिए संजीदा तरीन चीज़ है, और हम नहीं चाहते कि 2-3 लोगों की वजह से सारी चीज़ें स्टेक पे लग जाए और डैमेज हो। हम डैमेज कंट्रोल कर, चले, आप डैमेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपका कहना, मौलाना फजलुर रहमान ने जल्दबाजी की, मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़े तीर चलाए गए आप लोगों पे, और मरियम ने भी बड़ी सख्त तकरीर की। तो क्या अगर दोबारा PDM बनती है, या बिलावल साहब दोबारा PDM को मुतहर्रिक करते हैं, तो फिर उस सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ही सरबराह रहेंगे, या फिर सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे? नहीं, ऐसी किसी भी चीज़ के हवाले से मैं बात ही नहीं करना चाहती जो मेरा डोमेन नहीं है। वो सारी पार्टीज बैठेंगी, और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है, उसका, उनकी बात, उनका बयानिया क्या है। लेकिन ये बात तय है, प्लीज़ मुझे कहने दे, और मैं बड़े भरे दिल से कह रही हूँ कि PMLN से जो तवक्का थी ना, रियली हमने कहा ठीक है, मियाँ साहब तबीयत ठीक नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा डिफेंड भी हमने किया। यकीन मानिए, पार्लियामेंट में भी मरियम साहिबा को, दूसरों को, हमारी बहन है, वो बड़ी इज्जत है, लाख इज्जत, जो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमने सबसे ज़्यादा दिए, वो आए, सिंध में भी सियासत कर जगह, लेकिन बड़ा मायूस किया है उनकी बातों ने भी, और PMLN की जो अभी शायद खाकान अब्बासी साहब का जो रवैया है, बड़ा अफसोसनाक है। एक आखिरी सवाल का जवाब, आपने डिफेंड किया, क्या आप गलती पर थे या सही डिफेंड किया? डिफेंड किस चीज़ को किया?
मियां साहब की बात कर रही है ना, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी डिफेंड किया, अवाम में भी किया, तो उस वक्त गलती पर थे या सही किया? इस पर मैं एक तबसरा ही नहीं करना चाहती। आपको पता है कि बीच में क्या क्या बातें होती थी पीडीएम के जलसों में और फिर पार्लियामेंट में और मीडिया में, हमें किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता था, और जब हमारी तरफ से कोई सवालात होते थे तो फिर वो तबीयत की बात आ जाती थी। चले मुफाहमत का रास्ता फिल वक्त इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं बेहतरी का रास्ता अवाम के लिए निकले। बहुत ससी पलीजो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एएनपी के इत्तेहाद से अलहदा होने पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उससे कुछ ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि आने वाले दिनों में पीडीएम मुत्तहिद नहीं हो सकती। पीडीएम में शामिल अब 2 जमातें भी मुत्तहिद रहें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। कयासा राइयां तो ये थी कि 2 जमातें ही मुत्तहिद रह के आगे चलेंगी, अब तो वो 2 जमातें भी मुत्तहिद रह के आगे चलती दिखाई नहीं देती। हर किसी का अपना एजेंडा है। तो अब आने वाले दिनों में कौन कौन सी और शख्सियात हैं जो पीडीएम के इस इत्तेहाद से अलहदा होने की ख्वाहां हैं और उनकी जमात उनकी तकलीद करती है? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, एएनपी के बाद अब अगला नंबर किसका होगा? देखिए, मेरे पास इतला यह है कि एक बलोचिस्तान से और एक केपीके से आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम लिया जा रहा है कि आफ्ताब शेरपाव साहब भी नाला हैं और उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स के अंदर उनकी तरफ से ये पैगाम भी गया है कि ये आप क्या कर रहे हैं। और ये जो शो का नोटिस था, और या जिसको आप ज़ाती नोटिस कह लें बकौल शाहिद हाकान अब्बासी साहब के, इस पे भी वो नाला है। और मेरी इतला के मुताबिक कि आफ्ताब शेरपाव जो है वो भी किसी वक्त भी इस इत्तेहाद को छोड़ सकते। बात वही हुई ना, बराबरी की बुनियाद पे नहीं लिया जा रहा। देखिए, मुझे एक बात बताएं, इस पूरी पीडीएम के अंदर एएनपी तो अब डिस्कस होना शुरू हो गई ना। एएनपी जो है वो डिस्कस शुरू हो गई कि आज एएनपी ने रिजाइन दिया, डिस्कस होना शुरू हो गई। आम आवाम को, पंजाब की आवाम को तो ये नहीं पता होगा कि एएनपी भी पीडीएम का हिस्सा है। मुझे बताएं, पीडीएम में क्या होता था? तकरीर करने आता था, कौन आता था? मौलाना फजल रहमान, मरियम साहिबा, बिलावल साहब। क्या इन तीनों से हट के पीडीएम में था? क्या किसी और की बात की अहमियत थी? क्या किसी और की बात को डिस्कस किया जाता था? क्या इनमें से बाकी सियासी जमातें जितनी थी उनका किसी जगह यह जिक्र आता था कि फलां जमात ने आज पीडीएम के इजलास में कि ये कहा कि ये ना करो, ये करो? कोई एक मुझे बता दे, किसी एक प्रेस रिलीज पे बता दें, किसी मीडिया टॉक में बता दें। इफ्तार साहब जो हैं वो ज़रूर एएनपी के नज़र आते थे जब जलसे जुलूस होते थे, लेकिन अगर आप पूरा सिनेरियो इनका देखें तो ये लगता था कि ये 3 जमातों का इत्तेहाद है और इसमें ये 3 जमातों की मोनोपोली शामिल है, और यही हुआ। और आपको पता, मैंने पहले भी कहा था कि पीडीएम में बाकी जमातें सवाल करती हैं कि हमारा हिस्सा किधर है, हमें क्यों रखा गया है, हमें कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी राय को क्या अहमियत दी जा रही है। एएनपी ठीक स्टैंड लेगी कि क्यों भाई उनको शौकस नोटिस दिया। वो क्या कोई सरकारी मुलाजिम थे? ऊपर कोई तहसीलदार बैठा, नीचे किसी कानों को दे रहा है, नोटिस जारी कर रहा है। ये तो नहीं होता ना, सियासी जमातों में ये हो ही नहीं सकता। सियासी जमात अपने अंदर नोटिस जारी कर सकती है, ये कभी नहीं हुआ। ना ये इंतहाबी इत्तेहाद था, ना ये ऐसा इत्तेहाद था जिससे आगे जाकर इकट्ठे चल रहा था। देखें, अब मेरी इत्तला के मुताबिक आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं वो इन्हें छोड़ सकते हैं और इस वक्त वो नाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक बलोचिस्तान के से तलक रखने वाली एक सियासी जमात इनसे नाला है। अगर आप गौर करें तो इस पीडीएम के अंदर सब 6 जमातें हैं जिनका पार्लियामेंट से तल्लक है सही तरीके से। बाकी जमातें तो वो है जिनका पार्लियामेंट से तल्लक ही नहीं है। आप उनको क्यों किस गिनती में ला रहे हैं? अच्छा, चले उनकी बात नहीं करते। मौलाना का जो चुप का रोजा है ये टूटता तो दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या समझते हैं कि रमजान मुबारक में किसी दिन रोजे के इफ्तार करते वक्त ये खोल सकते हैं रोजा चुप का? मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब का चुप का रोजा जो है शायद कल या परसों तक खुल जाए। अच्छा, मैं ये आपको ये बड़ी मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ। किस वजह से वो? अच्छा, अगर वो चुप का रोजा खोल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो अल्फाज जारहाना होंगे या फिर धीमे होंगे? मौलाना साहब के अल्फाज कभी भी जारखाना नहीं हुए। मौलाना साहब के अल्फाज जो होंगे ना, बड़ी ऐसे फिक्रे वो बोलेंगे जिससे अपनी बात भी कर दें और किसी को पैगाम भी दें। लेकिन हैदरी साहब ने तो आज बड़े जारहाने अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, हैदरी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मौलाना साहब वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैदरी साहब क्या करते हैं? हैदरी साहब के पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी, उन्हें तोक्को ही नहीं थी।
आपको पता है ये फैसला कल आज सुबह हो चुका था, 1 बजे के दरमियान ये फैसला हो चुका था कि एएनपी छोड़ के जा रही है, ये बिल्कुल फाइनल था और एएनपी ने छोड़ने का फैसला कर चुके थे और एएनपी के छोड़ने के हवाले से इनको इतलाएं भी आ चुकी थी और ये अब इंतज़ार कर रहे थे कि वो कुछ करें, उसके बाद हम बोलें, फिर हम बाइल लेकर आए बात, फिर कुछ करें। अब मुझे एक बात बताएं, मौलाना साहब शेरानी साहब से मुलाकात कर सकते हैं, हुई ना जी। मौलाना साहब की दीगर लोगों से मुलाकातें हुई, मैं अभी आगे जाके बता दूंगा कि मौलाना साहब की टेलीफोन पे किन से बात हुई। तो मौलाना साहब की खामोशी क्यों है? इतना बड़ा वाकया है कि एक आपकी सियासी जमात जिसके पास वजारत इत्तलात, आप वजारत इत्तलात कह रहे हैं, सेक्रेटरी इत्तलात भी उनके थे ना पीडीएम के, वो छोड़ के आपको चले गए, नायब सदर थे एक उनके, वो छोड़ के आपको चले गए। एक और सियासी जमात पुरानी रफाकत भी थी आपके साथ, बिल्कुल, वो सब आपको चले गए और आप बिल्कुल खामोश हैं। क्या ये कैसी खामोशी है? क्या कोई ऐसी बीमारी है कि ज़बानबंदी की बीमारी है? और गौर करें, बीमारी ये ज़बानबंदी दो तरफ हो रही है, दो आपस में, जो मरियम साहिबा की ज़बानबंदी है, ट्विटर पे आ रही है, वो मौलाना साहब की ज़बानबंदी है। तो ये सोचना होगा, ये देखना ये होगा, ये ज़बानबंदी किसकी तरफ से हुई है, ये नाराज़गी का इजहार किसकी तरफ से है, ये सारा मामला किसकी तरफ से है। मौलाना साहब जो है वो चुप का रोज़ा तोड़ देंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 48 घंटों के अंदर अंदर मौलाना साहब का चुप का रोज़ा टूट जाएगा। पहले देखते हैं कि ये जो सफ बंदी अब नई सिरे से जारी है, उस सफ में कौन कौन खड़ा दिखाई देता है और ये इत्तेहाद कितना मजबूत है। सर एक और मैं आपको बड़ी खबर देता चलो। जी जी जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 तारीख को खिताब कर रहे हैं, डस्का के इलेक्शन वाले दिन। हाँ जी, खिताब कर रहे हैं अपनी पार्टी से और उस खिताब के बाद बहुत सी चीज़ें नहीं आएंगी। और डस्का के इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि डस्का के इलेक्शन के हवाले से जो प्रोपोगंडा चल रहा था ना, वो प्रोपोगंडा नहीं था जनाब। सिर्फ डस्का के इलेक्शन में हमजा शहबाज ही नज़र आ रहे हैं, हमजा शहबाज ही नज़र आएंगे। मरियम की खामोशी जो है बीमारी नहीं है, मरियम बीमारी की वजह से खामोश नहीं है, बल्कि हमजा शहबाज के इस वजह से खामोश है कि हमजा शहबाज ने कह दिया था कि अगर मरियम उस हल्के में बग़ैर मेरी इजाज़त के गई, इन्होंने वहाँ पे चुदराहट की, इन्होंने वहाँ पे सारी कंपेन चलाई, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये एक बड़ी खबर है। अब वहाँ पे सिर्फ हमजा है, मरियम नहीं है। चलें, इस पे मजीद भी बात करेंगे और महंगाई पे आज हम बात करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी के बायस हम उस पर बात नहीं कर सकते। उस पर कल बात करेंगे कि महंगाई पर हुकूमती इक़दामात क्या हैं। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।